डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि ज़रा पेट्रोल के से भी पहले ज़रा ये ब्लू पासपोर्ट की जो दौड़ें लग गई हैं, पहले तो पार्लियामेंटेरियंस के पास होता ही था, सेनेटर्स के पास भी होता था, लेकिन वो ये होता था कि जब तक आप सेनेटर हैं, जब तक आप पार्लियामेंटेरियन हैं। अब केपी असेंबली ने एक मिसाल सेट की कि जी फॉरएवर होगा, बच्चों को भी मिलेगा, बेगमात को भी मिलेगा, चाहे जितनी भी हो। अब एक और बिल जो स्टैंडिंग कमेटी ने उसको गो हेड दिया कि जी जो फॉर्मर सेनेटर्स हैं उनको भी मिलेगा। ज़रा ये बताइए ये क्या लालच है इतनी ज़्यादा ब्लू पासपोर्ट की? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि रियासत की जो MNAs MPAs, चाहे वो हाल में हों, माजी के हों या मुस्तकबिल के हों, उनकी जो सर्विसेज हैं, जो खिदमात है रियासत के लिए, ये ब्लू पासपोर्ट तो वो इससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करते हैं। मेरे ख्याल में तो ये 60,000 के करीब जो पाकिस्तानी हैं जिनको या तो मिलने वाला है या उनके पास ब्लू पासपोर्ट है, उनको कम से कम वो जो 10 किस्म के टैक्सेस में गिरना था उससे भी मुस्तस्ना होना चाहिए। उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए, उनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगना चाहिए, उनके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगना चाहिए, सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स से उनको इस्तना होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट टैक्स, पेट्रोलियम लेवी भी मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों पे लगना चाहिए जिनके पास ब्लू पासपोर्ट हो, उनके ऊपर पेट्रोलियम लेवी भी नहीं लगना चाहिए। और फिर ये जो हमने बना रखे हैं फौजदारी कवानीन, ये चाहे वो हाल के MNAs हों, MPAs हों, मुस्तकबिल के हों या माजी के हों, उनके ऊपर फौजदारी कवानीन भी नहीं लगने चाहिए। तो मैं तो जेन्युइनली समझता हूँ कि दे ट्रूली डिजर्व सर ऑल दिस। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, इफ़ यू डोंट माइंड, इनको पालने का भी एक टैक्स लग देना चाहिए। पेट्रोलियम प्राइसेस जब बढ़े हो ना, तो उसमें इनकी अखराजात, इनके बच्चों के, इनकी बीवियों के, इनको पालने का भी एक टैक्स लग देना चाहिए जो अवाम दे। जी देखिए, बिजली का खर्चा और पेट्रोल का खर्चा और बाकी खर्चे तो रियासत बर्दाश्त कर ही रही है। हम्म। तो अब टैक्सेस की भी कंप्लीट इस्tisना होनी चाहिए। प्रॉब्लम मुझे लगता है कि हमारा आइन ये कहता है कि सब शहरी जो हैं वो बराबर के हैं। तो फिर एक कहीं तरमीम, 28वीं तरमीम कह लीजिए, एक तरमीम आइन में आनी चाहिए हम्म। कि आइन की वो जो आर्टिकल्स हैं जो बराबरी सिखाते हैं, उसमें MNAs MPAs, चाहे वो मुस्तकबिल के हों, चाहे वो हाल के हों, चाहे वो माजी के हों, और फिर विरासत का भी इसमें एक एलिमेंट डाल देना चाहिए कि पासपोर्ट जो है वो विरासत में मिलना चाहिए। अगर आपको मिला है तो फिर बच्चों को भी मिलना चाहिए, बीवी को भी मिलना चाहिए। ये दे जेन्युइनली डिजर्व अ लॉट मोर, हम तो उनको बहुत कम देते हैं। सर बट वाई दे आर रनिंग आफ्टर ब्लू पासपोर्ट? मतलब इतनी क्या हवस है, इतनी क्या लालच है, क्या मिलेगा? क्योंकि दूसरी तरफ खबरें ये भी हैं कि बहुत सारे ममालिक ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। एक बहुत लंबी फहरिस्त आ जाती है आपके ऑफिशियल पासपोर्ट्स की, ब्लू पासपोर्ट्स की। देखिए, मामला ये है कि ये मुल्कों के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं कि अगर हम एक खास पासपोर्ट इशू करेंगे तो या वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है या वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। अब अगर एक मुल्क के पास बेतहाशा वो इशू कर देंगे ब्लू पासपोर्ट, तो फिर आप सोचिए वो मुआहदे जो हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम कोई 1,000 1,200 2,000 खानदानों के लिए पूरे पाकिस्तान का जो मुआहदे हैं बायलैटरल, उनको आप सोचिए कि अब रिस्क में डाला जा रहा है। और फिर जैसे आपने शुरू में कहा कि अगर आप पार्लियामेंट की तरजीहात तो सोचिए कि इस वक्त मेरा ख्याल है कि सारे पार्लियामेंटेरियंस मिला के कोई 1160 के करीब बनते हैं। इसमें आप जो मुस्तकिल जो माजी वाले हैं उनको जमा कर लें, कुछ हजारों में चले जाएंगे ये। उनकी तरजीहात क्या है? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई 1/3 आबादी जो है, जिसका मतलब यह है कि हर 3 पाकिस्तानियों में से एक पाकिस्तानी जो है वो शराय गुर्बत से नीचे रह रहा है। और यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस की तरजीह ये है कि उनको ब्लू पासपोर्ट चाहिए। जी। आप जरा अंदाजा कीजिए कि पिछले चंद सालों में, कोई 4 से 4.5 सालों में, जो 55,000 अरब का कर्जा था मुल्क के ऊपर, वो तकरीबन 85,000 अरब पे पहुंच गया है। और यहाँ पे तरजीहात पार्लियामेंटेरियंस की जो है वो ब्लू पासपोर्ट के ऊपर है। जी। अब बांग्लादेश में एक जमाने में कानून पास किया गया था, बहुत ही मिलता जुलता जो पाकिस्तान ने किया।
और उन्होंने कुछ साल उसके ऊपर तजुर्बा किया, और फिर जब वहां पे नई हुकूमत आई तो वो पुराने सारे कवानीन जो है वो बदल दिए गए, और वो पासपोर्ट जो मुराद वाले थे वो खत्म कर दिए गए। भारत ने कभी ऐसा काम किया ही नहीं है। अच्छा, चलें, अब क्या कह सकते हैं सर, वही वाली बात है कि प्रायोरिटीज़ की बात है कि आप किस चीज़ के लिए हुकूमत करने आए हैं, कि आप आवाम की खिदमत के लिए आए हैं या आप अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए आए हैं। फिर आ जाते हैं पेट्रोलियम मसनूआत पे। कीमत जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती है तो फ़ौरन बढ़ा देते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि बस कोई ऐसी पाइपलाइन बिछी हुई है जो फ़ौरन आपको पेट्रोल आपको महंगा मिलना शुरू हो गया। लेकिन जब पेट्रोल में थोड़ी सी भी कमी वाक़ होती है आप कम नहीं करते। लेकिन अब उस पर भी, उससे भी ज़्यादा ये हुआ कि चाहे 74 पैसे ही सही, इकोनॉमिकली सही, एक कुछ उसमें ही सही, लेकिन ये 13 रुपये इन्होंने फिर इजाफा कर दिया। ये जो लेवी बढ़ाए चले जा रहे हैं, इसके अवाम पे असरात क्या हैं, और इस लेवी से ये जो टैक्स जमा हो रहे हैं इनके पास, इससे किया क्या जा रहा है? जी, मैं समझता हूँ कि असल फोकस जो आपका आखिरी जुमला है कि ये सब टैक्स इकट्ठे किए जाते हैं, ये आखिर जाते कहाँ हैं? आपने दुरुस्त कहा कि हकीकत तो ऐसी है कि तकरीबन 56% हमारा जो खाम तेल है वो यूएई से आता है। लगभग 34-35% जो है वो सऊदी अरब से आता है। और अगर रिफाइंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो पेट्रोल जो है वो तकरीबन 52% यूएई से आता है, और कुवैत पेट्रोलियम 17-18% उसमें रोल प्ले करता है। अब ये सारे ममालिक जो हैं वहां से जब जहाज निकलता है तेल लेके, तकरीबन 3 से 5 दिन का वो टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। हम्म। अब जब वहां पे कीमतें जो हैं वो बढ़ती हैं, तो वो बढ़ती हुई कीमत और तकरीबन आप समझिए कि 21 मिनट में पाकिस्तान पहुंच जाती हैं। लेकिन जब कीमतें यूएई में या सऊदी में या कुवैत में गिरती हैं तो फिर हमें वो एक 21 दिन वाली कहानी सुनाई जाती है। वो कोई फ्लैट्स का फॉर्मूला बताया जाता है कि माल पुराना पड़ा हुआ है, वो महंगा खरीदा गया था, इसलिए कीमत गिराई नहीं जा सकती। तो ये एक अजीब सी कहानी है, डबल स्टैंडर्ड है। और एक तरफ जैसे आपने कहा कि गिरती हुई कीमत जो है वो पहुंचती नहीं है। हम्म। अब आप सोचिए जब पीक थी जंग की हमारे खत्ते के अंदर, तो ये तकरीबन $120 पे बैरल की कीमत चली गई, हम्म। और अब वो कीमत आ गई है $70-71 पर बैरल पे, हम्म। जो जंग पहले हुआ करती थी। इसका मतलब यह है कि तकरीबन $116 फी लीटर सऊदी अरब में, यूएई में, या कुवैत में कीमतें जो हैं वो तकरीबन गिरी हैं। अभी आपने सुना होगा कि 2 या 3 दिन पहले सऊदी अरामको ने एक ऐलान किया कि वो $11 डिस्काउंट देंगे अपने तेल के ऊपर, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन $25 फी लीटर सऊदी जो है वो डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ऐलान किया जाता है कि $13 ठीक है, कीमत जो ठीक है। अच्छा सर, अब जो ये सब कुछ चल रहा है और जिस तरीके से ये हुकूमत चलाई जा रही है, खुद आपने कहा कि 55 अरब से 85 अरब कर्जा हो गया, महंगाई में तवातुर के साथ इजाफा हो रहा है, गुर्बत में तवातुर के साथ इजाफा हो रहा है, प्लस आबादी भी हमारी बढ़ रही है। ये मुल्क इस तरह से चल रहा है जिस तरह से अभी चल रहा है, कितने अरसे में या आने वाले दिनों में कितना ये तबाहकुन हो सकता है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह अभी मुल्क को चलाया जा रहा है? मैं इस वक्त सिर्फ माशी पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है आपसे। ये कहना कि अगर इस तरह मुल्क चल रहा है तो चल नहीं पाएगा। देखिए, बहुत बड़ा मुल्क है, रियासतें बहुत बड़ी होती नहीं, हैं। चल तो पाएगा, चल तो पाएगा, लेकिन कितना तबाहकुन होगा। आप कर्जों में अगर आप इस तरह से इजाफा कर रहे हैं, आईएमएफ के अगले 14 माह के दौरान पाकिस्तान को मजीद 3 अरब 60 करोड़ डॉलर कर्ज दे देगा। कर्जों में इजाफा हो रहा है, हम जो चीज़ लेते हैं, फिर जब लोन्स पे करते हैं, फिर उनके इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर हम कर्जे लेते हैं, तो कर्जों में तो धस रहा है ना। मुश्किलात क्या होंगी? मैं चल तो रहा है सर, ऑटो पे चल रहा है। मुश्किलात मैं आपके सामने 2-3 बड़ी वाली रखता हूँ। देखिए, जब जीडीपी की बात करते हैं, मुल्क चलने की, मईशत चलने की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा इशारिया जो होता है वो जीडीपी ग्रोथ का होता है। मैंने बताया है कि जो लास्ट ईयर की ग्रोथ है वो 3.5% के करीब आई है। इसका मतलब ये है कि जो मईशत का पहिया है वो तकरीबन 3.5% की ग्रोथ पे चल रहा है। तो मईशत सही है। अब होता ये है कि जैसे मैंने कहा कि एक हर 3 में से एक पाकिस्तानी ऐसा है जो शरह गुर्बत से नीचे रह रहा है।
अगर 3.5% की जीडीपी ग्रोथ है, तो वो जो इतनी बड़ी पाकिस्तानियों की आबादी शरह गुर्बत से नीचे रह रही है, उनको हम शरह गुर्बत से ऊपर नहीं ला पाएंगे अगर वो 3.5% की ग्रोथ से चलता रहे। हमें मईशत के पहिए को उसकी ग्रोथ को बढ़ाना होगा 5.5, 6, 6.5% पे, और फिर उस स्पीड पे जब चलेगा तो वो जो शराय गुर्बत से पाकिस्तान की आबादी नीचे रह रही है, उनमें से कुछ ऊपर आ पाएंगे। तो इसमें मामला ये है कि अगर इस स्पीड से, इस रफ्तार से, इस सिमत में मुल्क चलता है तो वो शराय गुर्बत से जो लोग रह रहे हैं नीचे, वो ऊपर नहीं आ पाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।